नमस्ते जी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है आपके स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेद को लेकर। आयुर्वेद में बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा चलती है। हमने पिछले सप्ताह आयुर्वेद की एक सीरीज़ शुरू करी थी और इस सप्ताह हमने आयुर्वेद पर कोई भी वीडियो नहीं डाली है, तो आज की विषय आयुर्वेद को लेकर के है। आयुर्वेद में आज का विषय रहेगा षड्रस, यानी आयुर्वेद में 6 रस होते हैं। इन 6 रसों का सामंजस्य हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें अपने खान पान में, अपने भोजन में इन 6 रसों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब ये 6 रस शामिल होंगे तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। तो इन 6 रसों का हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें किसी विशेष रस की अधिकता या किसी विशेष रस की कमी से अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो इनसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन 6 रसों के नाम याद कर लेते हैं। नंबर 1 मधुर रस, नंबर 2 अम्ल, नंबर 3 लवण, नंबर 4 कटु रस, नंबर 5 तिक्त रस, कड़वा, तिक्त होता है कड़वा और कटु होता है चरपरा, और नंबर 6 कषाय रस। कषाय मीन्स कसैला। अब इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है मधुर रस। मधुर मीन्स मीठा। बचपन से ही बच्चे जो है मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं और उन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मीठा रस जो है वो हमारे शरीर का पोषण करता है, हमारे शरीर को ग्रोथ देता है, हमारे माइंड को अच्छा लगता है, उससे डोपामाइन बहुत अच्छे से रिलीज होता है। तो मीठा रस का हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं इन सब पर भी मीठा खाने का प्रावधान रहता है, कोई भी मिठाई हो, लेकिन उसको भी एक सीमित मात्रा में हमें लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर मीठा पसंद है और मीठा हमें खाना चाहिए, शरीर का पोषण करता है, तो ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मिठाई खाना शुरू कर दें, वो फिर शरीर की हानि करना शुरू कर देता है। तो मीठा रस जैसे कि गुड़ है, चीनी है, खांड है, इसके बाद गेहूं में, चावल में, मूंग की दाल में, दूध में, दही में, घी में, पनीर में, ये सब मीठा रस पाया जाता है। तो मीठे रस का एक उपयुक्त मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए, न बहुत ज़्यादा कम हो न बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी जो भोजन की मात्रा है उसका कम से कम 1/5 पार्ट जो है, या ये 1/4 पार्ट जो है ना, वो हमारा मीठे रस से संबंधित होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अम्ल रस। अम्ल रस का क्या काम होता है? अम्ल रस कैसा होता है? अम्ल रस होता है जैसे आंवला, मौसमी जो हम खाते हैं, संतरा जो लेते हैं, ये सारे के सारे अम्ल रस में आते हैं। अम्ल रस का शरीर में क्या काम होता है? अम्ल रस जो है वो रुचि पैदा करता है, भोजन के अंदर रुचि पैदा करेगा। उससे जिसको भूख नहीं लगती, जब वो अम्लीय चीज़ें खा लेगा तो उसको खाना खाने का मन करेगा। हमारी बॉडी में अम्ल रस भी पोषण का ही काम करता है। जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कफ जमा हो जाता है तो उसको अम्ल रस लिक्विफाइज कर देता है, यानी पिघला देता है, और पिघला हुआ कफ शरीर से बाहर आसानी से निकल जाता है। तो अम्ल रस भी शरीर के पोषण का और उसको एक तरह से यूं कहें, पोषण का तो करता ही है, उसके साथ साथ ही इसको शुद्धिकरण का भी काम करता है। तो अम्ल रस भी हमारे लिए लाभदायक है। मीठा रस हम हमारे भोजन का 1/4 लेते हैं, तो ये जो अम्ल रस है ये भी हमें 1/5 लेना चाहिए। मीठे जितना ये पोषण नहीं करता, लेकिन उससे थोड़ा कम करता, पर शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा रस आता है लवण रस। लवण मीन्स नमकीन। नमक कई तरह के होते हैं, जैसे समुद्री नमक, सेंधा नमक, काला नमक, ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ये भोजन में रुचि पैदा करते हैं। भोजन में यदि नमक नहीं हो तो उसमें अच्छा नहीं लगता। भोजन को गलाने की प्रक्रिया हमारे पेट के अंदर होती है, तो उस प्रक्रिया को ये बढ़ा देते हैं। तो लवण रस भी जीवा के स्वाद के लिए ज़रूरी है, रुचि पैदा करने के लिए ज़रूरी है। जब किसी बच्चे के अन्न में रुचि नहीं होती, खाने पीने का मन नहीं करता, तो वहाँ लवणीय चीज़ों से रुचि पैदा हो जाती है। ये भी अपन डाइजेशन में अपनी भूमिका निभाते हैं।
लेकिन इनको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम इनका सेवन, लवणों का यदि ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो उससे पित्त ज़्यादा बढ़ेगा, और पित्त ज़्यादा बढ़ने से बर्डनेस आ सकती है, गंजापन आ सकता है। और वर्षा ऋतु के बाद जब ये शरद ऋतु आती है तो उसमें बुखार आना स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादा पित्त बढ़ने से। तो इसको भी हमें एक उपयुक्त मात्रा में, जो प्रतिदिन नमक खाया जाता है उतना ही लें। कच्चे जो जितने भी सलाद हैं, फ्रूट हैं, वो जो कच्चे जो रॉ फूड हम खाते हैं उसके ऊपर नमक जो छिड़क करके खाते हैं वो प्रोसेस गलत है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमें केवल सब्जी में ही या जो भी चीज़ें पकाई जाती हैं उन्हीं में नमक का प्रयोग करना चाहिए, कच्ची चीज़ों पर नमक का प्रयोग ना करें। इसके बाद नेक्स्ट है कटु रस। कटु का क्या काम होता है? कटु मीन्स चरपरा, तिक्त, जैसे हरी मिर्च, काली मिर्च, पीपली, सौंठ, अदरक, ये सब कटु रस के पदार्थ हैं। कटु का क्या फंक्शन होता है? जब हमारे पेट के अंदर अग्नि कम होती है तो कटु रस उस अग्नि को बढ़ा देता है, और बढ़ी हुई अग्नि से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, खाना हजम हो जाता है। हमारे आमाशय के अंदर जब कफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बढ़ा हुआ कफ भी हमारी अग्नि को मंदाग्नि कर देता है, उसको मंद कर देता है। तो उस मंदाग्नि को तेज करने का काम जो करते हैं वो कटु रस करते हैं। उस आमाशय के अंदर बढ़े हुए कफ को भी बाहर निकालने का या पिघलाने का जो काम करते हैं वो भी कटु रस करता है। तो कटु रस का भी हमें उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम कटु रस का सेवन करते हैं तो उससे पौरुषहीनता जो समस्या है, यानी नपुंसकता जिसको कहते हैं, वो समस्या आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है तिक्त रस, कड़वा जो होता है। तिक्त रस कड़वा, यानी जैसे नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों को खाने से कड़वापन लगता है। करेला जो खाने में कड़वा लगता है, आजकल गिलोय भी चलती है, वो भी कड़वे रस में आती है। तो ये कड़वे रस के पदार्थ हैं। या जो खेतों में छोटी छोटी कचरी हो जाती थी, वो खाने में तो ठीक लगती है लेकिन उनमें जो रस बनता है वो कड़वा ही होता है। तो ये जो कड़वा रस है, या जैसे खेतों में वो बड़े बड़े से होते थे बसलुम्बे जिसको बोलते हैं, वो भी कड़वे रस के होते थे। कड़वा रस जो है ना, वो हमारे शरीर के शुद्धिकरण में ज़्यादा प्रयोग होता है, पोषण में इतना योगदान नहीं है, शुद्धिकरण में योगदान है। कफ और पित्त दोनों को कड़वा रस शांत करता है, लेकिन ये नहीं कि कड़वा रस कफ और पित्त को शांत करता है। आपके जो बॉडी पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं उनको ठीक करता है, परंतु ये नहीं कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में हम नीम का प्रयोग करें। नीम का प्रयोग केवल उतरते फागुन और चढ़ते चैत्र 1 मास में ही किया जाता है, उसके बाद नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या कुछ समय तक अगर ज़्यादा ही किसी को प्रॉब्लम है तो बैसाख में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीम का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जोड़ों को जकड़ सकता है। तो नीम का भी जो जो मौसम उपयुक्त है, जैसे वर्षा ऋतु या वर्षा ऋतु के बाद या शरद ऋतु में हमें इसकी ज़रूरत है तो हमें गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट है कसाय रस, कसैला होता है वो, जैसा आंवला खाने के बाद जो टेस्ट आता है वो कसाय रस है। जैसे बबूल की दातुन करने के बाद लास्ट में जो टेस्ट आता है वो कसाय रस है। जैसे जामुन खाने के बाद, कसाय रस का भी यही फंक्शन है कि वो कफ और पित्त दोनों को शांत करता है। ये जो 6 रस हमने बताए हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक अपने यानी जैसे सीरियल के अनुसार इनके गुणों में कमी आती चली जाती है। जैसे जो काम मधुर रस करेगा वो उतना अम्ल रस नहीं कर पाएगा, उतना लवण नहीं करेगा, उतना कटु नहीं करेगा, उतना तिक्त और उतना कषाय। तो ऊपर के जो 3 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये वात को शांत करते हैं, वात जो रोग है उनको ठीक करने का काम करते हैं। नीचे के जो 3 रस हैं, कटु, तिक्त, कषाय, ये कफ रोगों को शांत करते हैं। और ऊपर का एक मधुर रस, नीचे के 2 तिक्त और कषाय, ये पित्त को शांत करते हैं। अब आगे जब हम प्रकृति पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में उसमें बताएंगे आगे इसके बारे में। अब सबसे पहला एक काम आपको रोजाना प्रतिदिन करना चाहिए, वो करना है कि कषाय या तिक्त रस वाली दातुन का जो हम प्रयोग करें, सुबह अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग से क्या होता है कि ना तो हमारा पित्त बढ़ेगा और ना कफ बढ़ेगा। आजकल पित्त बढ़ने से एसिडिटी की, गैस की सबको समस्या है, कफ बढ़ने से मंदाग्नि की समस्या है, मंदाग्नि से अनेकों रोग हो रहे हैं। मंदाग्नि से जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है,
और भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, अपचन की, गैस की, बदहजमी की। तो ये सारी समस्याओं का जो समाधान है, ये ना कफ बढ़े ना पित्त बढ़े, तो उसके लिए आप सुबह कटु या कषाय या तिक्त रस वाली दातुन का प्रयोग ज़रूर करें। ये नहीं कि केवल दातुन करने से ही ठीक हो जाएंगे, अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें भोजन में परिवर्तन या दवाइयों में भी दवाइयाँ भी दी जाती हैं, लेकिन इनके प्रयोग से आपका वो जो रोज़ाना का जो बढ़ रहा है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं छोटी छोटी आदतों के पालन से ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद की अगली सीरीज जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें गुणों के बारे में बताएंगे। जो 20 गुण हैं वो आपस में किस तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो वो अगली वीडियो में चर्चा होगी। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।